आइए सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ 1/2 फैक्टर एज दैट ऑफ K3FeCN6। तो देखिए K3FeCN6 में जितने आयन बनेंगे उतने ही जिसमें आयन बनेंगे वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो K3FeCN6 को तोड़ देते हैं। तो K3FeCN6 है और ये ब्रैकेट में बंद है। इसका मतलब ये अलग है और ये पूरा एक साथ है। तो ये टूटेगा तो 3K प्लस FeCN6 दो पार्ट में टूटेगा और ये पूरे का यहाँ पर 3K प्लस है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि ये पूरा एक साथ है, ये एक साथ। तो देखिए 3 और 1 ये 4 आयन बन रहे हैं। तो जिसमें 4 आयन बनेंगे वही आंसर सही होगा। तो इसमें देखिए यानी के 2 और SO4 का 3 आयन बनेंगे। इसमें यानी का 1 Cl का 2 आयन बनेंगे। इसमें Al के 2 और SO4 के 3, तो कुल मिला के 5 बनेंगे। इसमें 3 और 1 ये 4 बनेंगे। तो बी वाले में 4 बन रहे हैं, इसमें भी 3 1 4 बन रहे हैं। तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए K3FeCN6 को तोड़ा है तो 3K प्लस FeCN6 का होल पावर -3 एंड AlNO3 का होल थ्राइस को तोड़ा है तो Al प्लस 3NO3 माइनस, तो 3 1 4 3 1 4 दोनों में 4 4 आयन है और पूर्ण अपघटित होगा, पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो I की वैल्यू दोनों के लिए 4 होगी। तो सिंस बोथ AlNO3 का होल थ्राइस एंड K3FeCN6 give the same number of ions, therefore they have the same 1/2 factor। तो सेम नंबर ऑफ आयन टूटने के बाद दे रहे हैं, इसलिए दोनों के लिए 1/2 फैक्टर सेम होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जेप्टेड बाय 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज। तो मोलरता दी है, मोलरिटी जिसको इंग्लिश में कहेंगे, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किस में होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का देखिए फार्मूला होता है πV = nRT, ये फार्मूला होता है और इसमें 1/2 फैक्टर I का गुणा हो जाता है। तो I जिसके लिए ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो I ज़्यादा होने का मतलब टूट करके ज़्यादा आयन दे, तो जो टूट करके ज़्यादा आयन देगा उसी के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि पाई समानुपाती है I के। तो पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब है, तो उसके लिए ज़्यादा होगा जिसके लिए I ज़्यादा होगा। तो ग्लूकोज तो हमारा टूटता नहीं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। यूरिया भी हमारा नहीं टूटेगा, ग्लूकोज C6H12O6 है, नहीं टूटेगा, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। यूरिया भी नहीं टूटेगी, NH2CONH2 है, यूरिया भी नहीं टूटेगी, कार्बनिक रसायन है। CaCl2 टूटेगा तो Ca प्लस और 2Cl माइनस बनेगा, KCl टूटेगा तो K प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो 2 1 3 आयन है, इसमें 2 ही है, इन 2 में कोई आयन नहीं, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे ज़्यादा इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसको देखते हैं।
तो देखिए 62 का सी हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन सॉल्यूशन CaCl2 गिव 3 आयंस, KCl गिव 2 आयंस। जैसा अभी हमने देखा कि CaCl2 में 3 आयन है, Cl के 2, Ca का 1, KCl में 2 है, K का 1, Cl का 2। व्हाइल ग्लूकोज एंड यूरिया आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल, सहसंयोजक अणु है ये यूरिया और ग्लूकोज। सो दे डू नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, जिससे ये आयनित नहीं होंगे। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकुलर आयंस, चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी अणु संख्या गुण है, ये विलेय के अणुओं की संख्या पर यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करेगी। तो जिसमें ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो CaCl2 में ज़्यादा है आयन या पार्टिकल, देयरफॉर 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 एग्जिबिटेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए CaCl2 के 0.1 बिलियन का परासरण दाब ज़्यादा होगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे मिनिमम? तो देखिए हमसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, यानी हिमांक किसका सबसे कम होगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण में हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, अणुओं की संख्या बढ़ेगी सॉल्यूट यानी विलेय के, तो हिमांक में अवनमन होता है, घटता है। तो जिसमें ज़्यादा संख्या होगी उसी का ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा कम होगा। तो मिनिमम उसका ज़्यादा होगा जिसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखिए इनको सबको हम लोग तोड़ देंगे, जैसे NaCl को Na+Cl- में, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको Mg+ और 2I- में, Mg+2SO4- में, इसको Mg+2 और I- में 2I- में, ऐसे सबको तोड़ देंगे। अब देखते हैं आंसर में, फिर डेल्टा TF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया, डेल्टा TF = I × KF × M। तो सबको तोड़ देंगे तो NaCl के लिए Na+Cl- में टूटेगा, 2 आयन होंगे तो I2 हो गया, और कंसंट्रेशन 0.02 दिया है, विच इज मैक्सिमम इन द प्रेजेंट केस, जो कि सबसे ज़्यादा है जितने भी ऑप्शन दिए गए। इसलिए ये पूरी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा आएगी तो डेल्टा TF ज़्यादा होगा। हैंस डेल्टा TF इज मैक्सिमम आर फ्रीजिंग पॉइंट इज मिनिमम इन 0.01 मोलल NaCl। ऐसे ही करके सबके लिए निकालेंगे, I KFM कर देंगे। तो KF तो सबका सेम ही रहेगा, KF कांस्टेंट है, तो I और M जो दिया है क्वेश्चन में उसका गुणा करते जाएंगे। तो बता रहा है कि NaCl के लिए सबसे ज़्यादा है डेल्टा TF। अब ये डेल्टा TF है क्या? हिमांक में अवनमन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ज़्यादा है का मतलब ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, यानी हिमांक ज़्यादा कम हो गया, तो उसी के लिए तो मिनिमम होगा। तो NaCl के लिए डेल्टा TF मिनिमम होगा, तो ये ध्यान देना है। तो 63 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0.1 m NaCl। ये देखिए पूरा गुणा करना है, गलती ना करना कि I भर निकाल के जिसके लिए I ज़्यादा है बोल देंगे उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। ये गुणा भी करना है मोललता का, क्योंकि डेल्टा TF = I KFM ये फार्मूला होता है। KF कांस्टेंट है तो उसको हटा दीजिए, बाकी I और M का गुणा करके जिसके लिए ज़्यादा होगा उसी का फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा। क्योंकि डेल्टा TF हम ज़्यादा होने का मतलब है कि डेल्टा TF है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी घटा सबसे ज़्यादा है। तो मिनिमम ही तो पूछ रहा है, घटा सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा घटेगा तो ज़्यादा निगेटिव में चला जाएगा, तो मिनिमम ही तो होगा ज़्यादा निगेटिव वाला। तो 63 का ये हमारा करेक्ट है। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियोज 3:2 इज।
और हमको बता रहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर बेंजीन का 280 mmHg है और ऑक्टेन का 420 mmHg है। एज्यूम आइडियल गैस, हमको ये मान के चलना है कि ये आदर्श गैसें हैं, मतलब तोड़ फोड़ टूट फूट नहीं हो रही है और राउल्ट के नियम का सारे कंसंट्रेशन पर फॉलो कर रही हैं। तो अब देखिए हमको मोलर रेशियो दे दिया है बेंजीन और ऑक्टेन का और वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछ रहा है। मोलर रेशियो दे दिया है तो फार्मूला लगा करके ही निकलेगा। तो जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो मोलर रेशियो ऑफ बेंजीन टू ऑक्टेन NB/NO, बेंजीन को B लिख दिया, ऑक्टेन को O लिख दिया। 3 और 2 का रेशियो है। अब जाहिर सी बात है 3 और 2 का रेशियो है, तो अब मोलर रेशियो तो पहले इससे मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो NB के लिए कितना हो जाएगा 3x और NO के लिए 2x। x मान लिया है कि मोल इतने हैं, 3x है, इसके 2x है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए NB + NO हो जाएगा, तो 5x हो गए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा, तो बेंजीन का जितना होगा उसका बेंजीन का ऊपर बटे टोटल लिखा जाएगा। तो बेंजीन का 3x है तो 3x बटे टोटल 5x, तो 3/5 हो जाएगा। x कट जाएगा, x ना भी माने कोई दिक्कत नहीं, देखिए कट गया है। इसी प्रकार मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन का निकाल लेंगे, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर बटे टोटल, तो ऑक्टेन का 2 है तो 2x बटे 5x, 3 2 5 होता है, तो 2/5 आ गया। अब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हमको दिया है शुद्ध अवस्था में, इसलिए P0 लिख दिया है, तो P0B 280 mmHg, और वेपर प्रेशर ऑक्टेन का दिया है शुद्ध अवस्था में यानी जब अकेला था, तो P0O हो गया 420 mmHg। अब दोनों को मिलाने पे वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो राउल्ट का नियम लगा देंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा PS मोल अंश जिसका निकालेंगे उसी के साथ शुद्ध अवस्था में उसके वेपर प्रेशर का गुणा करेंगे। तो बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन के मोल अंश XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट। तो ये आ गया XB हमारा 3/5 है इंटू 280 प्लस 2/5 गुणे 420, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 336 mmHg। ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होगा। ये वेपर प्रेशर निकलेगा अलग अलग बेंजीन और ऑक्टेन का, ये टोटल निकलेगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं। पीछे भी कई क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग कर ही चुके हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर। तो देखिए P1 P2 P3 लिख दिया है, सॉल्यूशन किसमें किसको डाला गया, सब का वाटर में है और सब में 250 ml ही वाटर लिया गया है और इनका सबका विलेन बनाया गया है, मतलब पानी में डाल करके विलेन बनाया गया है। तो कह रहा है द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो अभी ऊपर हम लोगों ने किया था, अब नीचे फिर आ गया। तो जो जितना ज़्यादा टूटेगा यानी जिसका PV = nRT लगा देंगे, उसी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए PV = nRT लगाएंगे और टूटेगा कौन कितना, उसमें I यानी 1/2 फैक्टर का गुणा करेंगे। तो वही कह रहा है कि 1/2 फैक्टर फॉर ग्लूकोज यूरिया एंड सुक्रोज इज 1 as all are non-ionic। तो ग्लूकोज यूरिया और सुक्रोज सब कार्बनिक यौगिक हैं, टूटेंगे नहीं, तो अकेला ही रहेगा। तो अकेला रहेगा तो I की वैल्यू सबके लिए 1 हो जाएगी 1। अब देखिए मास ऑफ ग्लूकोज, सबके लिए I की वैल्यू 1 हो गई। तो अब I से नहीं मतलब है क्योंकि सबके लिए I 1 ही है। तो अब हमको मोल निकालना पड़ेगा।
तो देखिए मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, मास अपान मोलर मास, तो आ गया 0.056। इसी प्रकार यूरिया का 10 ग्राम है, यूरिया का मोलर मास 60 होता है। सबके फार्मूले दे दिए हैं, ग्लूकोज का C6H12O6, यूरिया का NH2CO NH2, तो मान रख करके इसके अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया का आ गया 1/6 या 0.167 मोल। इसी प्रकार सुक्रोज 10 ग्राम है और इसका मोलर मास होता है 342। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, तो उसी से मान रख के निकाल लीजिए। सबका बहुत बार निकाल के बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज हो गए मास अपान मोलर मास, तो मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 342, तो आ गया 0.029 मोल। तो सबके मोल निकल आए। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जितना कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कितना अमाउंट, कितनी मात्रा, जितनी ज़्यादा मात्रा होगी तो उतने ही ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ यूरिया इज मोर देन दैट ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो देखो यूरिया के मोल सबसे ज़्यादा है, यूरिया के 0.167 है, सुक्रोज के 0.029 कम है इससे, और ग्लूकोज भी 0.056 है, इससे कम है। सबसे ज़्यादा यूरिया का है, तो यूरिया का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो अमाउंट के आधार पर सबसे ज़्यादा यूरिया, फिर यूरिया से कम ग्लूकोज का है, ये 0.029 है, ग्लूकोज का देखिए 0.057 मोल है, तो ये मोल ज़्यादा है। तो यूरिया के बाद ग्लूकोज होगा, सबसे कम सुक्रोज के हैं, तो सबसे कम परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर सुक्रोज का होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम क्या हो गया, सबसे ज़्यादा यूरिया दूसरे नंबर पे थी P2, ग्लूकोज P1, फिर P3। तो ये हमारा 65 का ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नए जितने भी क्वेश्चन हैं सब में वही पुराने क्वेश्चन है, उन्हीं को रिपीट किया गया है। तो अब जो भी नीट होगा यही क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अंशाल बहुत अच्छे से करिए, बिना अंशाल के एग्ज़ाम में बहुत दिक्कतें आएंगी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज, तो दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनका रीजन दिया गया है। तो अब ये नीचे जो विकल्प है उनमें बताना है कि रीजन और असर्शन दोनों सही है या एक सही है, और कौन किसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। तो पहले कह रहा है कि वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन आर। असर्शन ए क्या है, मतलब कह रहा है और उसकी भी व्याख्या कर रहा है। तो कह रहा है कि हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइंग एपरेटस। तो डिवाइंग जो एपरेटस होते हैं उनमें हीलियम का यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट यानी तन बनाने के लिए, गाढ़े से ढीला करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए डाइविंग वर्ड यूज किया गया है। तो डाइविंग का मतलब गोताखोर, जो पानी में अंदर जाते हैं समुद्र में गहराई में, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो उसमें हीलियम भी मिला दिया जाता है ऑक्सीजन को तनु रखने के लिए। तो वही पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि ऐसा किया जाता है। अब इसका रीजन बता रहा है कि हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। इसका कारण बता रहा है कि हीलियम जो है ऑक्सीजन में ज़्यादा घुलनशील है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों में असर्शन और रीजन दोनों सही है कि दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, ये सब पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हीलियम को मिलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ जब गोताखोर समुद्र में अंदर गहराई में जाते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ये चीज़ गलत है कि इसलिए मिलाया जाता है कि ऑक्सीजन में हीलियम बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, ये बात गलत है।
लो सॉल्यूबल है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए कह रहा है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus। जो गोताखोर अपने साथ यंत्र ले जाते हैं, औजार ले जाते हैं, उसमें हीलियम के साथ में ऑक्सीजन मिलाई जाती है। बिकॉज इट हैज लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, क्योंकि ये ऑक्सीजन में कम सॉल्यूबल है, इसलिए इसको मिलाया जाता है, ना कि हाई सॉल्यूबल है इसलिए मिलाया जाता है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी एसर्शन जो लिखा गया वो तो सही है, लेकिन रीजन जो बता रहा है वो गलत है। तो हीलियम को मिलाने से सॉल्युबिलिटी लो हो जाती है ब्लड में। तो इससे फ़ायदा यह होता है कि चूंकि गहराई में जाया जा रहा है, तो ब्लड में अगर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी तो जितना हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खून की कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारे शरीर की नियमित क्रियाएं बदल जाएंगी। तो जब हम ऊपर आएंगे तो दिक्कत महसूस होगी। तो ये क्या करती है कि नीचे दबाव जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की खून में सॉल्युबिलिटी को घटा देगी, जिससे नॉर्मल कंडीशन बनी रहेगी जो हम यहाँ सामान्य जीवन जीने में बनाए रखते हैं। तो इसलिए मिलाई जाती है। तो 66 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और अब हम लोग आगे बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।